हेलो। जय श्री राम अचिता दर्शन जी। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी आपको? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। इंतजार कर लेते हैं 2 मिनट। ड्रिप भी लगा दो एक बार। स्टार्ट करेंगे? हाँ, आप में से कोई एक बंदा बोलेगा स्टार्ट तो करेंगे। अरे बोलो, स्टार्ट तो बोलो। मत बोलो। स्टार्ट। गुड। चलो। सिद्धू मूसेवाला। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला मैं आपको सुनाऊंगा। जिस जिसकी जो जो फरमाइश है ना, वो मुझे बता दो। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जब आपको लिखने को दूंगा, तो मैं इधर से गाना चला दूंगा, आप गाने सुनते सुनते लिख लेना। ठीक है, स्टार्ट करें जी। आदित्य, अध्ययन। चलो। हमारे 3 सेक्शंस, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर 9 के 2-3 सेक्शंस हैं। कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था वो हमारा ऑलमोस्ट हो गया, और जो हमने कर लिया वो भी ऐसा था कि यार क्या है ये, मतलब अगर आपने घर जाके पढ़ा होगा तो उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा होता है ना, जितना अपन मीटिंग में ऐसे घुसे घुस के निकले, ऑडिटर में डिविडेंड में घुस घुस के निकले, यहाँ पे तो घुस छोड़ो, नॉक करके भाग जाओ अंदर, वैसे भी कोई नहीं है। तो ये हाल है यहाँ पर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान कह लो, जो चीजें आसान होती है ना वहां पे लिखना बहुत पड़ता है। और वो सड़ी सड़ी सी चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बताओ यार, चलो 4-5 लाइनें लिख दो। तो इस नजरिए से आपको इसे सिर्फ गो थ्रू करना है, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। याद कर एक चीज इसमें, इस पर्टिकुलर सेक्शन 134 है ना, हाँ, 134 के अंदर आपको
एक डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, वो अच्छे से तैयार करना है। वो दोनों जगह काम का है, ऑडिट में भी काम का और यहाँ पर भी काम का। और पूछा जाता है कई बार, सीधा एक शॉर्ट नोट ही पूछ लिया जाता है कि बताओ बच्चों बताओ, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट्स कवर होता है, तो कोई 6 कंटेंट्स उसके अंदर होता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट वही है, बस और कुछ भी नहीं। क्या बोर्ड रिपोर्ट आपके काम की है? बिल्कुल भी काम की नहीं। कितनी बड़ी बोर्ड रिपोर्ट होती है, हर कंपनी की अलग अलग कहानियां होती हैं और वो उसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। तो बहुत सारी बातें इसमें लिखी जाती है। क्या क्या एक एक थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एम्फेसिस की बात होगी, जहां जोर डालने की बात होगी, तो जोर जो है वहीं पर डलेगा। कहां पर? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पे। सेक्शन 134 में 3 बातें बोली है। पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन साइन करेगा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन साइन करता है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी को ऑथराइज कर देते हैं। भाई सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए, तैयार करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अप्रूव कर देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर के बाद ऑडिटर के पास भेजेंगे, फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे और फिर शेयर होल्डर्स के पास भेजेंगे। ये कहानी, ये प्रोसीजर होती है। तो अपन में से डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, तो कौन साइन करेगा भाई? उस अगर वैसे तो चेयरपर्सन साइन करता है। अगर चेयरपर्सन नहीं है या चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं किया, तो कोई भी 2 डायरेक्टर, उसमें से कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्लस कंपनी सेक्रेटरी, अगर कोई उधर अपने सिमरन उधर बैठी है। लेकिन कब? ऑडिटर को सबमिट करने से पहले सिग्नेचर करना है। सीधी सी बात है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, हम कौन? बोर्ड। तो सबसे पहला काम तो बोर्ड खुद इसको अप्रूव करेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, तो अब बोर्ड के बिहाफ पे सिग्नेचर कौन करेगा? तो सिग्नेचर करने के लिए लॉ ने बोला है कि चेयरपर्सन से करवा लो। अगर चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं किया है, या तो इससे करवा लो, लेकिन अगर ये ऑथराइज नहीं है, तो कोई भी 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साइन चाहिए, प्लस, और नहीं, ऐसा नहीं कि इससे करवा लो या इससे करवा लो, नहीं नहीं नहीं, इन सबके चाहिए, प्लस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साइन चाहिए। और अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो उसके भी साइन ले लो। कब लेने हैं ये? बिफोर इट was submitted to auditor for audit। अगर अगर अपन बात करें, इसमें कुल 3 बातें हैं। पहली बात खत्म। ये किस बात की, ये किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली के साइनिंग के बाद खत्म। अच्छा सोचो, अगर कंपनी ओपीसी है तो, ओपीसी है तो जो है सिंगल पर्सन ही है। सिग्नल लिख दिया मैंने, जो पर्सन है सिग्नल पे बैठा बंदा साइन करेगा? नहीं, सिंगल पर्सन, उसी की सिग्नेटरी चलेगी हर जगह। दिमाग ही नहीं लगाना। और जब ये तैयार हो जाते हैं, देखो प्रोसीजर क्या होता होगा, प्रोसीजर क्या होता होगा। सारे साल भर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं, साल भर तो कंपनी के अकाउंट्स एंड पेपर्स, वाउचर वाउचर ही आता है। वाउचर से बुक्स तैयार होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अप्रूव करके और इन सबके साइन ले लेते हैं, चारों के। कौन कौन? 4। चेयरमैन साहब, अगर चेयरमैन साहब को ऑथराइज किया है तो वो, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और कंपनी सेक्रेटरी अगर अपने सिमरन यहाँ पे बुलाई गई है तो।
अदरवाइज अगर चेयरमैन को ऑथराइज नहीं किया गया तो उसके स्थान पर कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। ये सारे काम ऑडिटर को कागज भेजने से पहले, वरना ऑडिटर बोलेगा यार पहले तुम तो फाइनल करके दो। फाइनल करके दो मतलब कागज तो ऐसा नहीं, फाइनल करके दो मतलब साइन वाइन करके दे दो यार। तो अब ऑडिटर ने अपना टाइम पास करके अपनी रिपोर्ट दे देनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट बना देनी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाना है। तो सीएफएस या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो सीएफएस मतलब सब्सिडरी नहीं है, तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर वाला रिपोर्ट, बोर्ड वाला रिपोर्ट, ये उठा के पब्लिश कर देते हैं वेबसाइट पे, और शेयर होल्डर के मुंह पे मार दे, लो रे मजे लो। यही होता है और क्या होता है। क्लियर है, प्रोसीजर यही होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप लिख चुके हैं, साथ साथ अंगूठा दे देना, आगे बढ़ जाएंगे। अब बात आती है बोर्ड रिपोर्ट की। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से सुनो। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको इसके अंदर कम से कम 40 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अपन पागल हो जाएंगे। बोर्ड रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अच्छा बोर्ड रिपोर्ट क्या होती होगी, थोड़ा सोचेंगे ना तो दिमाग खुलेगा, चीजें पकड़ में आएंगे। क्या इसे याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को पकड़ के जाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सोच लो कि क्या होता होगा, पेज पलट लेना। नहीं बनता है क्वेश्चन इस पर से, 99% मेरी तो ना है कि इस पे कोई क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो 2 स्पेसिफिक जगह है इसमें, वो मैं बता दूंगा आपको। बाकी होता क्या है बोर्ड रिपोर्ट, यार सीधी सी बात है, फाइनेंशियल पूरे साल भर में जो हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं ये अपने शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि नौकर हैं, हिसाब किताब देना है ना मालिक को, तो क्या क्या हुआ हर चीज बताएंगे। ठीक है, ये तक बताएंगे बोर्ड रिपोर्ट में कि हमारा वेब एड्रेस क्या है, वो www वाला होता है ना जिसपे एनुअल रिटर्न डाले गए हैं, वो साल भर में कितनी मीटिंग्स हुई हैं ये बताया जाता है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ये पूरा लिखना होगा आपको, ये लिखवाएंगे। बाकी ये बोर्ड रिपोर्ट में, भाई मान लो कि ऑडिटर ने फ्रॉड रिपोर्ट की है और केंद्र सरकार को भी चिट्ठी भेजी, केंद्र सरकार वाले छोड़ दो, लेकिन ऑडिट, भाई क्या होता है, ऑडिटर ने फ्रॉड रिपोर्ट की है, तो अब ऑडिटर ने कुछ बहुत ज्यादा बड़े फ्रॉड रिपोर्ट किए जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास जाने वाले थे, तो हमारे पास आए नहीं, तो हम रिपोर्ट में नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हमारे पास आए वो 1 करोड़ से नीचे वाले, तो फिर हम आपको अपनी रिपोर्ट में लिख के दे रहे हैं, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो बोर्ड रिपोर्ट में ये चीज भी होगी। ऑडिटर ने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद आपको पता है ऑडिटर क्या क्या हो गया, स्टार्ट हुआ है। ऑडिटर को जब ऑडिट करता है तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या डालता है, ऑडिट रिपोर्ट में डालता है ना ओपिनियन। ओपिनियन 2-3 तरह की आपने सुनी होगी, या तो क्लीन ऑडिट रिपोर्ट होता है। क्लीन मतलब कि साहब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एकदम सब बराबर है, सब कुछ ठीक है, किसी तरह का कोई एमएमएस हमें तो नजर नहीं आया। यहाँ पे एमएमएस का मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कोई मटेरियल मतलब कोई गलती, मतलब कोई फ्रॉड कुछ है ही नहीं यहाँ पे। या फिर ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन लगाई, क्वालिफिकेशन मतलब कमेंट मारा कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी देंगे जहां पर उसने ये कमेंट मारा है। बात समझ में आ रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो डायरेक्टर्स है उसका, या कंपनी के डायरेक्टर्स है, वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, इस पूरी बात का ब्यौरा होता है किसके अंदर, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिखाए जाते हैं। बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी ने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लिए इस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, क्या क्या भविष्य में हमारे आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, रिलेटेड पार्टीज हमारी कौन सी हैं, रिलेटेड पार्टीज के साथ कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, क्या वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे थे या आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं थे, ये सारी कहानियां। अब इस पूरी बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ 2 छोटी छोटी सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पूरी बोर्ड रिपोर्ट में आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे एबीसीडी, पता नहीं कितने क्यूब व्यू बहुत सारे पॉइंट्स है।
तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 पॉइंट में, अगर छोटी कंपनी है तो 10 पॉइंट में बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिपोर्ट खत्म हो जाएगी, और किसी में पेजेस दर पेजेस चलते चले जाएंगे। बराबर है। इंपॉर्टेंट दो चीजें क्या है, सबसे पहली चीज, एक तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, और दूसरा एक फॉर्म नंबर है, फॉर्म AOC 2। ये दो चीजें आपको याद करके जानी। AOC 2 किस लिए होता है? RPT के लिए होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मैं ऐसा मान के चलूं, आर्म्स लेंथ प्राइस आप समझते हैं? कितने लोग आप, अच्छा ये मत बताओ कि समझते हैं, आप मुझे ये बताओ कि आर्म्स लेंथ प्राइस कौन नहीं समझता है? जो नहीं समझता है सिर्फ वो आंसर करना, और किसी का अगर आंसर नहीं आया तो मैं ऐसा मान लूंगा कि सबको आता है। मी, दिलीप कुमार, आपको समझ नहीं आता? ओके। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब होता है रीजनेबल प्राइस। हिंदी में बोलते वाजिब, वाजिब लगा लो, ठीक ठीक। प्लीज सर एक्सप्लेन। यस यस यस, कर लो। देखो अब ध्यान से सुना। मान लो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसको रॉ मटेरियल परचेज करना है जो बाजार में 10 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है। कितना किलो, कितना चाहिए? मान लो 1 लाख kg रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि टोटल कितनी प्राइस का माल चाहिए? 10 लाख रुपए का माल चाहिए। ध्यान से सुनना, जिसको समझ नहीं आता है, एक बार बात करेंगे बस, दूसरी बार नहीं। 10 रुपए में रॉ मटेरियल मिलता है प्रति केजी। कंपनी को 1 लाख किलो की माल की जरूरत है हर हफ्ते, यानी कि महीने में पर वीक, ये पर वीक इतनी रिक्वायरमेंट है, तो पर मंथ कितना हो गया? 40 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट हो गया, और पर एनम कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 12, 12×48, 4.80 CR। ठीक है। अब कंपनी का क्या है, एक डायरेक्टर है रमेश जी, रमेश के चाचा सेम रॉ मटेरियल सेल करते हैं, और रमेश उनसे कितने में खरीद रहा है? 15 रुपए में। कितने में? रमेश उनसे 15 रुपए में खरीद रहा है। जो माल बाजार में 4.8 करोड़ में मिल रहा है, वो 15 रुपए इंटू 1 लाख, यानी कि 15 लाख रुपए पर वीक इंटू 4, 60 लाख पर मंथ इंटू 12, 7.2 CR, 7.2 CR। जो माल हमको बाजार में 4.8 करोड़ में मिल रहा है, वही माल, वही क्वालिटी अगर कंपनी के डायरेक्टर्स अपने रिश्तेदारों से महंगे में खरीद रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि रीजनेबल प्राइस पे की है? या ये कहेंगे कि भाई ये तो वाजिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तुम कंपनी का पैसा अपने चाचा को दे रहे हो, चाचा को भी नहीं दे रहे। ये हरामखोर डायरेक्टर क्या करते हैं, चाचा को बोलते हैं 15 का बिल बना के भेजो, 5 रुपए मैं तुम्हारे घर से आके लेता हूं, मतलब इनडायरेक्टली चोटापंती चालू है। तो इसे क्या कहेंगे? अनरीजनेबल। या फिर यूं कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर
नहीं हुआ है, अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन है। क्लियर है बॉस? क्या होता है ये आर्म्स लेंथ प्राइस? अंगूठा दे देना जिसने पूछा था वो लोग प्लीज, आदित्य, दिलीप एंड सरोज वाला। तो एओसी 2 में क्या, एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, एओसी 2 में क्या होता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टी। अब यार प्रैक्टिकली सोचो ना, किसी बाहर के बंदे को अपन एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? मान लो रमेश भाई सुरेश भाई से खरीदते थे, सुरेश भाई रमेश भाई का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो बाजार में 10 है तो उसको 9 देगा, उसको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। लेकिन जहां पे रिश्तेदारी रिलेशनशिप आता है ना, वहां पे बदमाशियां चालू हो जाती हैं। तो एओसी 2 फॉर्म में कंपल्सरी मैंडेटरी है कि रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अरेंजमेंट, कोई लेन देन, कोई नौकरी पे रखा। अभी सोचो डायरेक्टर साहब ने अपनी बीवी को मैनेजर की पोस्ट पे रखा और उसको पेमेंट, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा तो होगा यार, डिसअलाउ कर देते हैं। हाँ मेरे को याद आ रहा है, ये पीजीबीपी होता है ना कुछ, पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाँ पीजीबीपी होता है ना। उसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर डायरेक्टर ने अपनी बीवी को नौकरी पे रखा, मैनेजर की पोस्ट पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। उसको 50,000 तनख्वाह दे रहे हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए 50,000 दी जाती है तो रीजनेबल है। लेकिन हमारी कंपनी में जिस अवधि पे उस भाभी को रखा है, उस अवधि पे मैनेजर को हम 22,000 देते हैं, तो 50,000 क्यों दे रहे हो? अपनी बीवी समझ के दे रहे हो क्या? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, अनरीजनेबल है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं माना जाएगा। क्लियर है बॉस? ओके। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इनके साथ हुआ है तो ध्यान रख, मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत इंप्लीकेशन होता है। और कंपनी लॉ में अभी जैसे जैसे सिलेबस चेंज कर रही है इंस्टीट्यूट, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहती है, और वो देखना चाहती है तो एओसी 4 और एओसी 2 ये दो ही फॉर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पे ध्यान गौर फरमा लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है अपनी डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्लबिंग प्रोविजन में कहां चले गए यार, क्या तुम कुछ भी यार, क्लबिंग, चलो खैर मुझे पता नहीं है, आप इनकम टैक्स का आप जानो। क्लब तो बच्चे की इनकम को ओपन कर देते हैं ना, जिसकी ज्यादा हो तो। क्लियर है? ओके। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टर्स को एक फ्रेम्ड स्टेटमेंट देना होता है, जो ऑडिट में भी पूछा जाता है और कंपनी लॉ में भी पूछा जाता है। तो हम कंपनी लॉ के लिए तैयार कर रहे हैं, ऑडिट के लिए खुद ब खुद हो जाएगा। सबसे पहली बात, वो 6 पॉइंट्स शामिल करते हैं, पहले सुन लो फिर लिखेंगे। वो 6 पॉइंट्स शामिल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, खत्म। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या लिखने वाले हैं कि साहब जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए ना, तो जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे हमने प्रॉपरली फॉलो कर लिए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर किधर कुछ भी लिखा रहता है ना, उसको हमने प्रॉपरली फॉलो किया है, फुल स्टॉप। पहली बात खत्म, आसान है। दूसरी बात कि साहब हमारी कंपनी ने, हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की हैं, उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं हम, नंबर 1। नंबर 2, इसी में दूसरी बात कि साहब जो हमने जजमेंट्स और एस्टिमेट्स लिए हैं वो रीजनेबल हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए काफी है। फिर से सुनो, पहली बात क्या, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद एक्सप्लेनेशंस फॉलो किए हैं। जब हमने प्रैक्टिकली सोचो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो जो आपने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट से संबंधित क्या 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 हो सकता था, तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। सबसे पहली बात कि साहब हम जब जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं, जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद एक्सप्लेनेशन, सर हमने प्रॉपर कंप्लायंस किया, प्रॉपर फॉलो किया, पहली बात। दूसरी बात, सर पॉलिसी की बात कर रहे हो ना, अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट की है, हाँ सर कंसिस्टेंटली हम उसको बदलते नहीं है जब तक कि कानून कुछ नहीं कहता, हमने उसको प्रॉपरली फॉलो करते हुए चल रहे हैं कंसिस्टेंटली। अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंसी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या जजमेंट्स के साथ रीजनेबल वर्ड यूज किया जाता है कि साहब हमने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट इस्तेमाल किए हैं दैट इज रीजनेबल, अप्रोप्रिएट है। जैसे सर प्रैक्टिकली सोचो, हमने सर बैड डेट्स का प्रोविजन बनाया सर, एस्टिमेट है, अरे पैसा डूबा नहीं है, प्रोविजन बनाया सर। हमने जो बैड डेट्स का प्रोविजन बनाया ना सर, सर पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखा हमने कि हर साल 5% तो ऐसे डेटर होते ही हैं सर कि हमारा पैसा खा जाता है सर। तो पिछले 4 साल 5 साल से 4.5%, 5%, 6%, 5.6% ऐसे चल रहा था सर। तो इस बार हमने एस्टिमेट जो है वो 5% का ही बैड डेट्स का बनाया सर, बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। तो सर हमारे एस्टिमेट्स या जजमेंट्स है ना सर, वो रीजनेबल है, और उसके लिए हमारे पास आधार है। तो दूसरे पॉइंट में दो बातें हैं, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ कंसिस्टेंसी वर्ड यूज करते हैं, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ रीजनेबलनेस यूज करते हैं। ऑडिट में भी काम आएगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट, जिधर भी अकाउंटिंग एस्टिमेट लिखने को आए ना, रीजनेबल वर्ड साथ में चिपकाने का, जिधर भी अकाउंटिंग पॉलिसी लिखने को आए कंसिस्टेंसी साथ में चिपकाने का। पॉइंट नंबर 3 पर आ रहे हो। पॉइंट नंबर 3 है जी सर, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, एस्टिमेट हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। अब सर ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन किए ना सर, जो भी एडिक्वेट रिकॉर्ड्स हमने जो भी मेंटेन किए हैं सर, हमने प्रॉपर सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, मतलब हमने इसको प्रॉपर सुरक्षित रखा हुआ है। संपत्तियों को प्रॉपर हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि एसेट्स को जो है प्रॉपर सेफगार्ड, और जो रिकॉर्ड्स हमने बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि फ्रॉड्स को डिटेक्ट किए जा सके या होने से रोका जा सके, प्रिवेंट किए जा सके, इस तरीके से है सर। पांचवी बात सर, ये तो हमारी रिकॉर्ड्स की बात हो गई। अब आप पूछेंगे कि तुम कितने समय, अरे सर जिंदा रहेंगे सर जब तक ये जान। कब मरोगे? अरे सर कभी कोई मरता है क्या आज के जमाने में? नहीं मरते सर। गोइंग कंसर्न असम्पशन को फॉलो करते हैं सर, गोइंग कंसर्न के साथ असम्पशन शब्द को लेकर चलते हैं कि सर हमने एनुअल अकाउंट्स या जो भी प्रिपेयर किए ना, हमने सोच के चला है कि हम चलते ही जाएंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी डूबेंगे नहीं, हम कभी मरेंगे नहीं, हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जिस दिन ये सोच आ जाएगी कि हम झुक रहे हैं, उस दिन मान लो आपके सर वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं। गोइंग कंसर्न जब तक है तब तक है। जब पांचवी बात कि साहब हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हम पर जो भी रूल्स या लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनका कंप्लायंस हो जाता है सर। और आखिरी बात फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए कि सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हमने एस्टेब्लिश किए हैं लिस्टेड कंपनी में। कंपलसरीली ये पॉइंट लिखना होता है लिस्टेड कंपनी के लिए, स्पेसिफिकली ये पॉइंट ऐड किया है कि मतलब अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो फिर ये पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लिस्टेड कंपनी के लिए बोलते हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो कंपनी ने फॉलो किए हैं वो एडिक्वेट हैं और इफेक्टिवली ऑपरेशन में है। जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप लोग ऑडिट में पढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या होता है यार? ऑडिट में पढ़ना। इंटरनल कंट्रोल होता है ना, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, लिस्टेड कंपनी फाइनेंस में ज्यादा चलती, कहती प्यार मोहब्बत छोड़ो, धंधे की बात पे आओ, पैसे को लेके कितना कंट्रोल है। अरे साहब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम हमने ऐसा मजबूत बनाया ना कि सेबी तुम खुद आ जाओ तो तुमसे फ्रॉड ना हो पाए, इतना एडिक्वेट है। और जो काम कर रहा है ना वो एकदम इफेक्टिवली ऑपरेशन में है। सिर्फ कागजों में इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव ऑपरेशन में भी है। बात समझ में आ रही है? तो ये 6 पॉइंट्स डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में बेटा लिखने ही होंगे। और दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन बोथ द सब्जेक्ट्स, आइदर इन ऑडिट और इन लॉ। आएगा तो 6 नंबर का आएगा और सीधा बोल देगा कि लिख के बताओ। अगर 4 नंबर का आएगा
तो लिस्टेड कंपनी वाला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो लिस्टेड कंपनी में है कि एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के बीच में फाइनेंशियल शब्द पूछ दिया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है, न सिर्फ आपके पास वो कागजों में मौजूद है बल्कि क्या ऑपरेशन में भी इफेक्टिवली काम कर रहा है। बोलता है ना, अरे साहब, साहब कौन है ये, अरे नाम क्या साहब है, आते करते हैं नहीं, तो वो वाला सीन है ना, आते करते हैं नहीं, नहीं साहब, साहब कौन है रे, साहब ये आते तो है नहीं, आते भी है और निपटाते भी है, तो वो चीज का है। क्लियर है क्या बॉस? क्लियर है? सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया कि नहीं, ये डायरेक्टर्स बताता है कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस। अच्छा सोचो, जबान जरा सी बदलती है, अगर ये ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे चल रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर सेफगार्ड बरता है कि नहीं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है तो सही लेकिन एडिक्वेट और इफेक्टिवली ऑपरेशन में है कि नहीं, है कि नहीं। तो ऑडिटर यही टाइम पास करता है, बोलना बोलना तू बोलना कि जो 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 जो, जो लिखा है हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं। तो ऑडिट बस इतना है कि हुआ है कि नहीं, अगर आपको कंपनी लॉ हुआ है तो ऑडिट तो हो गया है, समझो। क्लियर है क्या? लिखवा दूं आपको डीआरएस, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, अंगूठा चाहिए मुझे, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। लिखवाने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लिखवा दूंगा। बोर्ड रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? बोर्ड रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? वो ऊपर पढ़ा था अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कौन करेगा, यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट पे चेयरपर्सन करेगा। चेयरमैन या फिर दो डायरेक्टर, अगर चेयरमैन को ऑथराइज नहीं किया, दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, और ओपीसी में सिंगल पर्सन। बस इतनी सी बात है और खत्म। पैनल प्रोविजन इस सेक्शन में 134 का अगर उल्लंघन होता है तो कंपनी कॉन्ट्रावेंशन होता है, कंपनी को 3 लाख, अदर ऑफिसर को, डिफॉल्टिंग ऑफिसर को 50,000। बिल्कुल क्लियर है सर। महक, बमन, दर्शन जी, सलोनी, चलिए। लिखवाएं क्या? ना सिक्युरिटीची भीती, ना सेफ्टीची चिंता.
आरपीटी मीन्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है। आरपीटी मीन्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा अंगूठा दे देना आप। कंप्लीट हुआ। ओके चलो सर रुको। अरे कहाँ रुकना था यार? अरे किसी का रह गया क्या? आगे बढ़े, आप सिर्फ आगे बढ़ो, एक इशारा दो। थोड़ा सा रह गया, ये लो, कर लो भाई। किस किस का हो गया वो अंगूठा दे दो प्लीज। जिस जिसका हो गया अंगूठा दे दो। जिस जिसका हो गया अंगूठा दे दो भाई। अच्छा जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट। सर कॉपीराइट नहीं आ जाए? कौन सा कॉपीराइट? अच्छा अरे, और नहीं आता यार, छोटा मोटा ये फन चल रहा है, फन। चलो जी, अब अपन बात कर रहे कॉरपोरेट। घूम गया, ये रहा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135। अब सेक्शन 135 अगर अपन अपने, अच्छा कितने लोग, एक मिनट मैं आपको यहां से इसको खत्म तो कर दूं यार, मैं तो एकदम भाग ही रहा हूं। चलो, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में ऐसा मान के चल रहा हूं आप लोग लिख चुके हैं। सबसे पहली बात, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं अलोंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, पहली बात। दूसरी बात, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने सेलेक्ट की है वो कंसिस्टेंटली, पॉलिसीज के साथ कंसिस्टेंटली, और आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट जो हैं वो रीजनेबल हैं कि नहीं है, ताकि संस्था के जो प्रोडक्ट के ट्रू एंड फेयर व्यू दे पा रहे हैं। Proper and sufficient care for maintenance of adequate records for safeguard of assets for preventing and detecting frauds or irregularities. Number 4, annual accounts going concern basis पर है, listed कंपनी है तो internal financial control adequate organization में है, न सिर्फ adequate हैं बल्कि ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, और प्रॉपर सिस्टम डिवाइस टू इंश्योर कंप्लायंस ऑल। मतलब आपका सिस्टम इतना इतने कंट्रोल्स, इतना सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है कि अपने आप सब कुछ फॉलो हो जाता है। हाँ साहब, सिस्टम तो है और ऑपरेट भी इफेक्टिवली हो रहा है। AOC2 क्या ये आपका हो गया सर सबका? अच्छा, क्या ये सिर्फ आपने लिखा है या आपका तैयार भी हो गया? जिन जिन का तैयार हो गया वो क्या टाइप करेंगे? कुछ भी। चलो CSR पे आ जाते हैं अब। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यार ये सीधी सी बात है कि ये जो चैप्टर है, ये जो पोर्शन है,
ये अपने आप में, इसको मैंने बोला था ना, इसको एक अलग से एक एक राज्य घोषित कर देना चाहिए, जैसे तेलंगाना हो गया, इसको अलग से एक जिला घोषित कर देना चाहिए। इतना बड़ा साला अलग ही चैप्टर होना चाहिए था ये इसके अंदर डालना नहीं चाहिए था, इतना बड़ा इन्होंने दे के रखा है। लेकिन क्या आपके स्तर पे इतना बड़ा पूछे जाने की संभावना है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपके स्तर पे आपको कितना ध्यान रखना है भाई, इसके 20-25 पेज पढ़ने से अच्छा तो हम अदर ऑडिट का कोई एक चैप्टर ही पूरा तैयार कर सकते हैं, इतना समय देने से अच्छा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें इसको क्या हम छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इंस्टीट्यूट किस तरफ झुकाव इंस्टीट्यूट का ज्यादा होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और न सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि लिखेंगे भी। न सिर्फ डिस्कस, और सिर्फ आप चाहें तो जितना हम लिखेंगे बस उतना आप पढ़कर जाए। बाकी मैं बिल्कुल भी इस फेवर में कभी नहीं रहा हूं कि यार आप कुछ छोड़कर जाएं, तो एक नजर मार लेना तैयार करने की दृष्टि से नहीं, बस ये देखने के लिए इसमें और क्या है, बस अगर आप मानना देखना चाहें तो, समय रह जाए तो। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहां पे इंस्टीट्यूट एम्फेसिस करती है वहां पे हम भी करेंगे, हम भी जोर डालेंगे। क्लियर है? ओके। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का सोसाइटी के प्रति कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमारी सरकार क्या बोलती है कि भाई साहब आपको सिर्फ प्रॉफिट हंटर नहीं बनना, आपको सिर्फ प्रॉफिट हंटर्स नहीं बनना, आप इस समाज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे फायदे उठाते हो। आपका माल कौन खरीदता है? सोसाइटी, समाज। आपका प्रोडक्ट बनाता कौन है? सोसाइटी, समाज। खरीदने वाले भी वो हैं, बना के देने वाले भी वो हैं, रॉ मटेरियल ला के देने वाले भी वो हैं, एम्प्लॉइज आपका पूरा समाज। मतलब आपको अगर कहीं से कहीं पहुंचाने के लिए कोई अगर बंदा एक एड देता है, एक जिम्मेदारी लेता है, तो वो होता है समाज। समाज ही आपको बहुत सारे पैसे निकाल के देता है। अभी धीरू भाई है, धीरू भाई को इतना, कोई भी बड़ा उद्योगपति ले लो यार, ये इतने बड़े बने कैसे? सोसाइटी नहीं तो इनको बनाया, सोसाइटी ने इनका माल खरीदा। जब जब इन्हें पैसों की जरूरत हुई सोसाइटी आगे आई और इनके शेयर्स खरीदे और इन्हें पैसे दिए। तो सोसाइटी ने इन्हें इतना बड़ा बना दिया कि ये बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाने लगे। जब बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाने लगे तो ये उसी समाज को भूल गए। तो केंद्र सरकार ने बोला कि यार ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। जिस समाज ने आपको इतना कुछ दिया तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि समाज के लिए कुछ करो। तो क्या करना चाहिए? अरे यार आपके ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं, अगर आपका प्रॉफिट 4-5 करोड़ से ज्यादा निकल रहा है, या जो भी अपन एक लिमिट देखेंगे, तो ठीक पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालो। उस एवरेज का 2%, 2 रुपए, 100 रुपए में से 2 रुपए तो यार आप उनको दे सकते हो। ये गरीबों में, समाज के लिए करो। नहीं सर हम करते हैं ना सर, हम करते हैं सर। देखो हमने हमारी फैक्ट्री से लेकर और शहर तक हमने पूरी सड़कों का निर्माण कर दिया सर। कोई भी आ सकता है, नहीं 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 यार देख, ये जो तुमने सड़कों का निर्माण किया है ना, ये तुमने अपने लिए किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो तुमने किया है, फैक्ट्री गांव में थी, गांव से शहर को सड़क से जोड़ने इसलिए जोड़ा है कि तुम अपना मटेरियल ला ले जा सको अच्छे से, तुम्हारी गाड़ी का मेंटेनेंस ज्यादा ना आए। टूटी सड़क होती तो तुम्हारी गाड़ियां ज्यादा खराब होती तुम्हारा ज्यादा खर्चा आता। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि यार 10 साल इधर काम करना है तो हमारी गाड़ियां हर 3 साल में खराब होगी, इससे अच्छा सड़क बना देते। तो ये आपने कोई CSR फॉलो नहीं किया, सड़क बना दी, तो ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था। अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सर आप क्या करते हो कि आप कुछ इंफ्रा का डेवलपमेंट करते हो। नहीं, हमने समाज को प्रदूषण से बचाने के लिए हमने क्या किया, चिमनी के ऊपर ना हमने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अरे सर वो नहीं लगाते ना, डंडा मार मार के लाल कर देते आपको। तो ये बातें मत करो कि आपने समाज के लिए तो सरकार ने सोचा और आपको डंडा दिया सर, तो आपको करना पड़ा। दिस इज नॉट CSR सर, दिस इज नॉट CSR। प्रदूषण से बचा रहे हो ना सर, ऐसे नहीं बचा रहे सर आप, ये तो सरकार का कोई लीगल प्रोविजन आप फॉलो कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसलिए कर रहे हो सर आप। अरे यार हमने स्पॉन्सरशिप दी, वो मैच चल रहे थे ना बच्चों के, हमने वहां पे स्पॉन्सरशिप दी कि जो भी बच्चा ये करेगा मैन ऑफ द मैच लेके आएगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा, उसकी आगे की जो है आगे की शिक्षा कह दो, या हमने उसको साइकिल दिया या उसको लैपटॉप दिया। सर वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है सर आपकी,
सर दिस इज नॉट CSR। आप अपना बैनर लगाए बगैर किए हो क्या ये? आपने बैनर लगाया, अपने अपना ही प्रोडक्ट आपने उनको गिफ्ट में दिया है। आप लैपटॉप ही तो बनाते हो सर, असेंबल करते हो सर। आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, आप साइकिल बनाते हो सर, एटलस वाले हो आप, और उनको साइकिल दे रहे हो सर। अब वो साइकिल लेके घूमेगा एटलस की, तो आपका प्रचार भी तो करेगा सर। तो दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर। सर दिस इज नॉट CSR सर। अरे यार, हमने इतने स्कूल्स बनवाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे सरकार की नजर नहीं पहुंचती, हमने धंधा किया सर। उसका टैक्स रिबेट भी तो मिल रहा है ना सर। और धंधा कर रहे हो तो पैसा बना रहे हो सर, एहसान का कर रहे हो समाज पे। नहीं नहीं, समाज पे एहसान किया, हमने स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले इस एरिया में सर। आपके 2000 एम्प्लॉयज इधर काम करते हैं सर, और एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए किया सर आपने, नहीं तो कोई आपके पास काम नहीं करने आएगा सर। आपको क्या लग रहा है सर कि अगर मेरे 2000-3000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो 3000 परिवार, आपके पास एक बंदा काम नहीं करने आएगा अगर उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी? कौन गांव में मरने आएगा सर पैसे के पीछे? तो अगर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स के लिए अगर आपने कुछ किया है ना सर, दैट इज नॉट CSR। बात समझ में आ रही है? ये डिस्कशन समझ में आ रहा है सरकार का और कंपनी का। कंपनी कह रही है हमने CSR किया, लेकिन सरकार दलील दे रही है कि ये CSR नहीं है भाऊ, CSR अलग है। गांव के गांव अडॉप्ट कर लेते हैं कंपनीज, हैंडपंप लगा के दे रहे हो आप पूरे गांव में, दिस इज CSR। बात समझ में आ रही है? देखो, क्या CSR है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन होता है क्या CSR नहीं है। क्लियर है? क्या CSR नहीं है? तो इससे अपन को 3-4 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो सड़क बनाने वाला एग्जांपल, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कुछ कर रहे हो और उससे इनडायरेक्टली लोगों का फायदा हो जाता है, लेकिन आपको करना ही था, आपका धंधा है, एक स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, चाहे फायदा हो रहा है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी धंधा बढ़ाने के लिए कर रहे हो। ठीक है, धंधा बढ़ाने के लिए कर रहे हो। CSR क्या कहता है? बिना कुछ लोभ मोह के करो। यहां पे लोभ मोह है। तीसरी बात, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के चलते आपको करना पड़ रहा है, आपको नालियां ढकनी रखनी पड़ रही है, आपको जो होता है स्क्रैप या वेस्टेज जो है डिस्पोजल साइट बना के देनी पड़ रही है ताकि कचरा दूर हो तो बीमारियां ना हो। ये सरकार के ऑब्लिगेशन से जो आपको फॉलो करने पड़ रहे हैं। चौथी बात अपन बात करें, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अगर आप कुछ करते हो तो ये सब CSR में शामिल नहीं होगा। तो क्या CSR में होगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या CSR में नहीं होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो फिर इसके ऊपर भी हो सकता है। क्लियर है? अब बात होता है कि CSR कौन दिमाग लगाता है यार? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करने वाले हैं सारे काम। तो वही पॉलिसीज डिजाइन करेंगे। अगर ऑडिट कमेटी है, या ऑडिट कमेटी तो होगी सही, CSR कमेटी होगी यहां पर, सॉरी ऑडिट कमेटी नहीं, CSR कमेटी का गठन किया जाएगा। CSR कमेटी इन्हें रिकमेंडेशंस देगी कि बोर्ड ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उस गांव में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस गांव में, इस गांव में, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो फिर ऑडिट कमेटी उसे रिकमेंडेशन देगी, उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो जम जाता है वो काम कर लेते हैं। अब काम क्या होगा, काम क्या होगा, सॉरी मतलब कौन कौन सी कंपनीज के लिए कंपलसरी है? क्या सबको CSR फॉलो कर रहे हैं? नहीं, कंपलसरी कुछ एक लिमिट्स बताइए कि इन कंपनी को CSR कमेटी बना के और ये टाइम पास करना है तो वो करना है उनके लिए। और कितना CSR में, कम से कम कितना, तो 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का इतना परसेंट पर्टिकुलर आपको ले लेना। अब CSR के प्रोजेक्ट भी ना 2 तरह के होते हैं। आपको कहानी समझ में आ रही है? CSR के प्रोजेक्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है CSR का जो 1 साल के अंदर खत्म होता है, मतलब आपने काम किया 2 महीने में खत्म, 3 महीने में खत्म। कुछ होते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होते हैं। ऑन गोइंग मतलब 1 साल से ज्यादा समय के लिए चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 इयर्स। अब प्रैक्टिकली सोचो, मान लो हमने CSR के लिए फंड निकाला 10 करोड़, मान लो 2% हमारा 10 करोड़ निकलता था। हमने एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चालू किया जो 2 साल 2.5 साल में कंप्लीट होगा,
ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का की मियाद कितनी होती है, टेन्योर मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है। तो 10 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिया इस साल, बचे कितने, 7 करोड़। तो ये 7 करोड़ रुपए को अगले साल हम लेकर जाएंगे उसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को लेकर एक अकाउंट अलग से बन जाएगा सीएसआर का, सीएसआर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का अकाउंट करके उसमें 7 करोड़ डाल देंगे। विद इन 30 डेज हर साल उधर जाएंगे। और जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट और उसके बाद भी पैसा बचता है, तो शेड्यूल 7 सरकार ने बोल रखी है कि वहां डाल दो फिर पैसा यार। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, 2 महीने में खत्म होने वाला प्रोजेक्ट है और पैसा अपने पास था 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ में से 7 करोड़ हमने खत्म कर दिया, 3 करोड़ बचा है, सरकार ने बोला है शेड्यूल 7 में एक अकाउंट है वहां पे डाल दो, तो वहां पे पैसा डाल देंगे। मतलब आप टेक्निकल खड्डे में जाने दो, कहानी समझ में आ रही है। सीएसआर एक बेसिक कहानी है, आप और हमसे जुड़ी हुई कहानी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे यहाँ वैक्सीन की बातें करने लग जाएंगे तमाम, जैसे वैक्सीन की ही बात करो, चलो ठीक है। अगर मान लो कि किसी तरह की कोई बीमारी आती है, जैसे कोरोना आया था, और कंपनी वैक्सीन बनाती है, तो वैक्सीन सीएसआर के में कवर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बात समझ में आती है? यस। लेकिन मान लो कि, चलो मत उस पे करो, एक्सेप्शन पे मत जाओ, परेशान। तो ये आपके पर्टिकुलर सीएसआर, क्या आपको सीएसआर की जो बेसिक कहानियां हैं वो चीजें आपको पकड़ में आ रही हैं क्या? यस और यस, आपको जवाब देना है। लॉ कहता है कि अगर आपने कंप्लायंस में डिफॉल्ट किया तो पैनल प्रोविजंस यहां पर भी हैं, यहां पर, तो जाने दो। यस सर, ओके, लाइक कर दो सब जल्दी से। अरे वाह, आज आज तुमने उसका बाहर से मार लिया, आज वो आया नहीं लाइक करने वाला लड़का ना। चलिए, तो अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है मैं आपको दिखा लिखा देता हूं। तो क्या आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? अंगूठा दे दीजिए। इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा।
क्यों लेगी बोल दे। इनके कपड़े साइलेंट फिल्म जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, अब हर रोज नए कलर के साथ एक्सपेरिमेंट। स्क्रॉल अप करूं क्या, स्क्रॉल अप? हमने मोहब्बत की है। चलिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप लोग लिख चुके हैं। CSR को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है, इंस्टीट्यूट कहती है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी वही उसी के वो उसमें समर्थन में रहता हूँ। रेगुलर क्लास होती तो अपन एक एक चीज के ऊपर बात करते, टाइम पास करते, लेकिन हाँ अगर बात करें कि एग्जाम टाइम पे होता है, समय नहीं है, तो क्या चीज छोड़ सकते हैं और क्या चीज पकड़ना है, तो CSR सेक्शन छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ना चाहते हो सारा छोड़ो, लेकिन ये चीज पकड़ के चलो कि कौन सी कंपनीज को CSR को फॉलो, तो नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो,
टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो पिछले साल का, तो उसको क्या करना है, सीएसआर कमेटी का गठन करना है, सीएसआर को फॉलो करना है। सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अगर सोचो कि पिछले साल 5 करोड़ था, इस साल 4 करोड़ है, पिछले साल 5 करोड़ से ज्यादा था प्रॉफिट, तो हम पे लग गया सीएसआर। इस साल 4 करोड़ है तो इस साल सीएसआर नहीं लग रहा, लेकिन पिछले साल का पैसा अभी तक अपने पास पड़ा है, नहीं समझे क्या? तो भी हम पे सीएसआर लग जाएगा। ध्यान से सुनो, समझो। मान लो प्रीवियस ईयर 20 करोड़ प्रॉफिट था, सीएसआर एप्लीकेबल है। इस साल 4 करोड़ का प्रॉफिट है, तो सीएसआर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है ना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा है, तो सीएसआर एप्लीकेबल था, तब तो हमें समाज की सेवा करनी है। इस साल समाज की सेवा करने की जरूरत नहीं है अब। लेकिन अगर पिछले साल मान लो कि 2 करोड़ का हमने सीएसआर किया थोड़ी देर के लिए मान लो 1 करोड़ का किया, थोड़ी देर के लिए मान लो 50 लाख का किया, थोड़ी देर के लिए मान लो कितने भी फिगर का यार हम सीएसआर करने जा रहे हैं। अब ये 50 लाख रुपए का हम सीएसआर फॉलो कर रहे हैं, जिसमें से 30 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए, 20 लाख रुपए अभी खर्च करना बाकी रह गया और साल खत्म हो गया। 20 लाख खर्च नहीं किए, अनस्पेंट अमाउंट है। अगर अनस्पेंट अमाउंट है तो चाहे अब अगले साल अपने में प्रॉफिट नहीं हो तो भी है तो वो सीएसआर के लिए, वो 20 लाख रुपए तक आपको सीएसआर फॉलो करना पड़ेगा। बैलेंस इन अनस्पेंट अमाउंट, तो ये भी है भाई। क्या बोल रहा है कि अगर आपकी नेटवर्थ इतनी, बात समझ में आ रही है यार? ये वाली बात समझ में आई कि नेटवर्थ या पेडअप नेटवर्थ या टर्नओवर या प्रॉफिट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं भी होती है, लेकिन अगर आपके पास पहले का पैसा पड़ा है सीएसआर खाते में, तो उसके यूज तो सीएसआर के लिए करना है, तो उसे कर लो यार यूज, तो फिर आप पे लग जाएगा। यानी कि कमेटी वगैरह सब बनानी पड़ेगी। कितना खर्च करना है आपको? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ व्हाट? ठीक पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी बातें इसमें शामिल नहीं होती हैं, जो मैंने डिस्कस किया कि यार एक्टिविटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो सड़क बनाई थी आपने, पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो भाई आप समाज के लिए कुछ, क्या हम सरकार को दे रहे हो और सरकार समाज में कर रही है तो इनडायरेक्टली हम, नहीं तू डायरेक्टली कर भाव, होशियारी मत दिखा। एक्टिविटीज बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय के लिए स्कूल अस्पताल खोले। स्पॉन्सरशिप अपन ने बात किया था, कबड्डी खो खो में आप जाके स्पॉन्सरशिप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, साला मूर्ख बनाते हो। एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, वो आपने वो बनाया पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया था, तो ये 5 पॉइंट से थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है, एक साल में खत्म होता है, एक साल से ज्यादा चलता है। जो 1 साल से ज्यादा चलता है उसे मैक्सिमम 3 साल होता है, और उसका अनस्पेंड अमाउंट 3 साल तक अब उधर ही 3 साल तक उसके पैसे को वहीं पे रखते हैं, खर्च करते हैं, और उसके बाद पैसों को शेड्यूल 7 में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो 3 साल खत्म होने के 30 दिनों के अंदर डाल दो, और अगर अदर केसेस में है तो 6 महीने में डाल दो। दैट्स इट। क्लियर है बॉस? दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट सीएसआर वाला पोर्शन जो आपको तैयार करना है अभी के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ता है। नाम तेरा धन जी में तुप बलिए, मुहा उत्ते आखदे हैं चुप बलिए। सेक्शन 132। दैट इज नफरा। नफरा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी। हाँ, ये आखिरी सेक्शन है अपना। एक सेक्शन और है पर वो ऐसे ही है, मतलब वो बातों बातों में खत्म हो जाएगा, 1 लाइनर है वो। 133 132 एक बड़ा और बड़ा कह लो, बहुत बड़ा कह लो सेक्शन और है, इसको भी पहले
कहानी सुन लेते हैं। सर ये जो 3 कंडीशन है CSR के लिए वो एंड में है या और में चलो आपको जाके क्वेश्चन देखना है, घर पे जाके क्वेश्चन नहीं सॉरी, आपको घर जाके ये पढ़ने हैं चीजें। चलो नफरा सेक्शन 132 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। देखो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आप प्रैक्टिकली सोचो कि जो अपन सोचते हैं कि यार ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ऑडिटिंग पॉलिसीज हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर जितनी भी नौटंकियां हैं जो भी कंपनी के अंदर लगती हैं, तो यार वो कोई तो बनाता होगा। कौन होता है यार, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो केंद्र सरकार ने बोला कि सारे इंटेलिजेंट लोग आ जाओ, हर एरिया का एक एक्सपर्ट आओ, 2 लोग तुम ऑडिट और अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो, लॉ में एक्सपर्ट हो, तुम आओ। MCA तुम्हारा भी एक बंदा भेजो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तुम्हारा एक बंदा भेजो, ICAI प्रेसिडेंट आने दो आओ, तुम भी आओ, सेबी आ जाओ, तुम्हारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो। मतलब सारे एक से एक फाड़ बंदे, एक से एक फाड़, एक से एक मतलब होशियार, सबको बुला के इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके एक चेयरमैन साहब हो जाएगा उसके अंदर और बाकी मेंबर्स हो जाएंगे। मेंबर्स मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, 15 मेंबर एक चेयरमैन। मेंबर्स में कौन कौन होगा यार NFRA के में? तो NFRA के मेंबर्स में एक MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी, इनका मतलब वो होता है रिप्रेजेंटेटिव MCA का, एक केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक ICAI को तो 2-3 लोग रिप्रेजेंट करेंगे आके, एक तो प्रेसिडेंट तो होगा ही सही अपना ICAI का, और 2 लोग अलग अलग एरियाज अलग अलग डिवीजन को संभालने के लिए ICAI से, और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे इधर। एक बंदा RBI को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई यहाँ पे SBI को रिप्रेजेंट कर रहा है, SBI नहीं सॉरी सेबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे करके कुल मैक्सिमम 15 लोगों की टीम बना देती है केंद्र सरकार की यार ये 10-15 लोग तुम आ जाओ, और 10-15 लोग मिलके, और क्या अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे काम क्या है? केंद्र सरकार नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में नफरा का गठन कर दिया। आप जब पढ़ेंगे ना, बुक में पढ़ेंगे, तो आप वहां पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन में, MAY में, लेकिन ये में पुराना था जब बना नहीं था नफरा, अब नफरा बन चुका है, अब ये मे वर्ड वैसे इतना उपयोग में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बना दी इन ऑफिशियल गैजेट, नफरा का कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। अच्छा, नफरा में कौन लोग होंगे? मैंने आपको बता दिया, एक चेयरमैन होगा और 15 अदर मेंबर्स होंगे, और सब अलग अलग जगह से होंगे, अलग अलग बड़ी बॉडी को। अब सोचो कि अगर सेबी को कोई रिप्रेजेंट करने आ रहा है तो बाप आदमी सेबी ने भेजा होगा। ICAI का प्रेसिडेंट, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है CA लोग में तो बहुत अक्कल होती है, आप में भी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, हम लोग आपको बांट रहे हैं, आपके अंदर जा रही है। जब आप थोड़े से बड़े होंगे तो आप अक्कलधारी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, ADC अक्कलधारी चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। अब ये तो हो गया कंपोजिशन नफरा का। अब नफरा का काम क्या है? नफरा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि भाई साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटिंग पॉलिसीज, ये किस तरह से होना चाहिए या इसमें क्या अमेंडमेंट्स आने चाहिए, ये रिकमेंड करते हैं केंद्र सरकार की। सरकार ये जो हम नफरा है, और नफरा में आपको तो पता ही है कि हम सब हर एरिया से बंदा है, कि किसी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया तो RBI वाला बोलेगा अरे यार ये तो हमारा उल्लंघन हो रहा है, अच्छा तुम्हारा उल्लंघन हो रहा है, तुम अपना पॉइंट डाल दो, तो RBI ने अपना पॉइंट जैसे ही डाला, सेबी बोला यार यहाँ से हमारा मामला खराब हो रहा है, अच्छा तुम अपना पॉइंट डाल दो, और CA इंस्टीट्यूट वाला बोलता है तुम जब सब कुछ डाल दोगे ना तो हमें बता देना, हमें तो अपने बच्चों को कागज भेजना है बस कि यार ये अमेंडमेंट आया देख लो। सारा गंद ये नफरा ने फैलाया हुआ होता है, जो आपके लिए वो आता है ना, अमेंडमेंट्स आते हैं। न सिर्फ रिकमेंड करता है बल्कि मॉनिटर करता है, एनफोर्स करता है कि इसका कंप्लायंसेस किस तरीके से किए जा सके। इसके संबंध में कौन कौन से
इसके संबंध में कौन कौन से प्रोफेशंस एसोसिएटेड हैं उनको कंप्लायंस करने के लिए भी ये जोर डालता है। जैसे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को क्या सिर्फ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कंपनी सेक्रेटरीज भी सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए उनके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो नफरा सीएस के सेक्रेटरियल ऑडिट्स को भी ध्यान में रखते हुए प्रावधान बनाता है, प्रोविजंस बनाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उनकी भी ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट, तो उसके भी ऑडिट। तो बात समझ में आ रही है? जो जो प्रोफेशन इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका काम छोटा सा काम है, छोटा सा काम कह लो, बड़ा सा काम कह लो, इसका मेजर काम कह लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग पॉलिसीज को न सिर्फ ये रिकमेंड करता है, बनाने में मदद करता है, अमेंडमेंट में मदद करता है, मॉनिटर करता है, एनफोर्स करता है, बल्कि इसके साथ जो प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, जहां पर इनका कंप्लायंस होना चाहिए वहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को देखता है। ये बेसिकली इसका काम होता है, अवेयरनेस वगैरह फैलाने का काम होता है। इसका अवेयरनेस कौन सी अवेयरनेस की जागो ग्राहक जागो? नहीं, ये है कि अमेंडमेंट आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। ये नफरा के बेसिकली ये काम होते हैं। अब नफरा के बहुत सारे अलग अलग डिवीजन है, ऑडिट डिवीजन अलग है, पॉलिसी डिवीजन अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर अलग लोग काम कर रहे हैं। तो चेयरमैन ही प्रिसाइड करेगा, यानी कि मेन सभापति वही होगा हर जगह, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन चेयरमैन चाहे तो किसी और मेंबर को ऑथराइज कर सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बैठा दो यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब एक खास बात, इनकी जो वो होगी ना, किनकी, आप सिर्फ कहानी सुने। अभी मैं ऐसा मान के चलूं कि जितनी मैं बातें कर रहा हूं आप एकदम उसको प्रॉपर मैनर में दिमाग में रोक के सुन पा रहे हो। आप सिर्फ अंगूठा दे दो यार, ठीक है? आपकी कोई एक एग्जीक्यूटिव, मतलब जो ये नफरा काम कर रहे हैं ना, इनकी एक एग्जीक्यूटिव एक टीम होगी। वो टीम के साथ, या ये जो टीम है 15 लोगों की टीम के साथ है, ये एक डिक्लेरेशन देते हैं। डिक्लेरेशन क्या देते हैं कि साहब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं है जिस नौकरी में हम आए हैं, यानी कि हम एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। और सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन किसी फर्म के अंदर एसोसिएट नहीं हूं अभी, ऑडिट फर्म के अंदर, जो अपन काम कर रहे हैं उसमें किसी तरह से बाधा डाल पाए। और सर ना ही 2 साल तक मैं किसी ऑडिट फर्म के अंदर एसोसिएट होने वाला हूं, आप निश्चिंत रहें सर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओवर हियर, नफरा में जब तक काम कर रहा हूं तब तक तो ऑडिट फर्म में जाऊंगा ही नहीं, और काम छोड़ने के बाद भी 2 साल तक मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तो सर क्या होगा कि बहुत बड़े उद्योगपति क्या करेंगे कि यार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतना सा चेंज करवा दो ना, अगर इतना सा चेंज करवा दो तो हमें अरबों रुपए का फायदा होगा, और अरबों रुपए का फायदा होगा तो उसमें से 2, 5, 10 करोड़ तुम्हें भी दे देंगे। तो वो मान लो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इधर मेंबर भी है, तो यहाँ पे उस पॉइंट को, प्रोविजन को इस तरीके से रखेगा, पैसा बहाने की कोशिश करेगा कि यार मजा आ जाए सबको। तो ये आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि नहीं, ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले 2 साल तक भी, मतलब यहां से जाने के बाद भी 2 साल तक मैं किसी से एसोसिएट नहीं होने वाला। यस, ओके। इसके बाद बोर्ड, अच्छा अब और क्या काम होंगे इसके? ये चाहे तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज बैठा सकता है। अपने ICAI का उल्लंघन किया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, मतलब सीधी वो बंदूक तो सीए पे ही रखी हुई है इन्होंने। अगर प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया ना आपने, ICAI 1949 का उल्लंघन किया, तो डंडा मारेगा। डंडा मारेगा मतलब इंक्वायरी बैठा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। बात समझ में आ रही है? अपनी इच्छा से करना चाहे अपनी इच्छा से करे। केंद्र सरकार ने रेफरेंस दिया कि करो तो इसकी इंक्वायरी, तो इंक्वायरी पे भी आ सकता है। इसके पास सिविल कोर्ट के सारे आदेश होते हैं। समन जारी करना, समन, देखो किसी का कहना है नोट्स, तो ये लो नोट्स। जब मैं आपको लिखने को कहूं आपको तभी लिखना है। आज मैंने बहुत सारी मेहनत करके लिख के लाया हूं। कंपोजिशन को छोड़ो, डिक्लेरेशन को छोड़ो, पावर्स टू इन्वेस्टिगेट यहां पर। अभी मैं जब आपको लिखने को कहूं तब लिखना, मैं आपको पूरा समय दूंगा, अभी सिर्फ सुन लो। पावर टू नफरा टू इन्वेस्टिगेट,
ये हो गया 1949 केंद्र सरकार हो गया जी। हाँ, पावर्स ऑफ सिविल कोड, इसके बाद सिविल कोड के सारे पावर्स होते हैं। सिविल कोड के पास क्या पावर होते हैं कि समन जारी करना, समन जारी करते हैं तो उसको बुलाते हैं कि आओ और व्यक्तिगत होके जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। एविडेंस, विटनेस, विटनेस को बुलाया जा सकता है, पर्सनल प्रस्तुति के लिए बोला जा सकता है, पर्सनल अटेंडेंस के लिए बोला जा सकता है। तो ये सिविल कोड के पास पावर्स होते हैं। खैर छोड़ो। पेनल्टी बाय नफरा टू सीए, सीए के लिए क्या बोला है पेनल्टी? इंडिविजुअल अगर है तो 1 लाख रुपए या 5 गुना आपकी ऑडिट फीस का, फर्म के लिए 5 लाख रुपए या 10 गुना आपका ऑडिट फीस का। ये सिर्फ रटने की कहानियां हैं। न सिर्फ इतना, अगर आपने नफरा वाले नियम का, ऊपर के प्रोविजंस का अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो ये पेनल प्रोविजन से कोई नई बात नहीं है, पेनल्टियां लगती रहती हैं। लेकिन साथ में बोला है कि 6 महीने से 10 साल तक, कम से कम 6 महीना और मैक्सिमम 10 साल तक आपको, मतलब 10 साल तक ऑडिट ही नहीं कर सकते। अब आप सीधा ही मना कर दिया उसने। आप इंटरनल ऑडिट ही नहीं कर सकते, आप स्टैट्यूटरी ऑडिट ही नहीं कर सकते, आप किसी तरह का कोई सर्टिफिकेशन वाला ये काम है, वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 247 कर ही नहीं सकते, और कोई भी सिमिलर एक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नफरा के अंदर मना कर दिया गया। लेकिन नफरा के ऐसे डिसीजन से मान लो मैं आहत हो गया, नफरा ने बोला कि तुमने उल्लंघन किया, मैंने कहा नहीं किया, नफरा ने बोला किया, 10 साल तक तुम अब ऑडिटर नहीं बन सकते। अरे सर रोटी कहां से खाऊंगा? तो कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड क्लैट के पास, अपीलेट, आपको अभी तक कुछ नहीं लिखना है जब तक मैं ना कहूं ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल के पास जाऊंगा और शिकायत करूंगा कि मेरे साथ गलत हुआ। ठीक है। अब नफरा का स्कोप क्या है? नफरा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे टाइट करने की कोशिश करता है? हर लिस्टेड कंपनी को देखता है, अदर देन लिस्टेड कंपनी जिसकी 500 करोड़ टर्नओवर, 1000 करोड़, ये 5 आउटस्टैंडिंग लोन्स 500 करोड़ या इससे ज्यादा है, प्लस इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल एक्ट कंपनी। ये मालूम है आपको, इनके ऊपर शेड्यूल 3 नहीं लगता था, तो कोई तो देखेगा, देख रहा है नफरा। अदर बॉडी कॉर्पोरेट, केंद्र सरकार को लगता है कि यार इन कंपनीज के अलावा भी नफरा का कंट्रोल होना चाहिए, तो केंद्र सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है, तो नफरा को नाम दे देता है कंपनी का कि आ जाओ। और ये सब कंपनीज की कोई एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी है जिसका 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट अगर इसका इंडिविजुअल आ रहा है, तो इस पे भी कंट्रोल किसका हो जाएगा? नफरा का हो जाएगा, नफरा के स्कोप के अंदर आ जाएगी। अकाउंट्स ऑडिट, अकाउंट्स ऑडिट के सारे वही प्रोविजन है, क्योंकि गवर्नमेंट संस्थान है, गवर्नमेंट ऑथोरिटी है, तो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे इन कंसल्टेशन विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। काग ऑडिट करेगा, काग, काग रिपोर्ट देगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे केंद्र सरकार को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो अथॉरिटी, जो ये बोर्ड इनकी बनी हुई है, चेयरमैन वगैरह ये सब, और वो देंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? एनुअल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल, ये दोनों को उठा के संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख देंगे, ले डाउन बिफोर द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यही कहानी होगी। तो दिस इज लाइक प्रॉपर वाला थियरी होता है ना, वैसा वाला थियरी है। चलिए, तो मैंने अब आपको दे दिया है समय, और आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा आप लिख सकते हैं। चलिए, आपका ड्यूटी बनता है, आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि स्क्रॉल अप कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है, मेरे को कैसे पता चलेगा आप कर रहे हैं? इसको लगा डाला तो चैप्टर हुआ। एक छोटा सेक्शन और है 133, वो तो ऐसे ही है, मतलब बातों बातों में खत्म हो जाएगा।
लाग, व्हाट लाग? नेमिका क्या लिख रही हो? समझ नहीं आ रही। स्क्रॉल अप करूँ क्या? स्क्रॉल अप। आपको सिर्फ यस बोलना है। अच्छा, मैं एक एक पेज आपके सामने दूं और आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ये भी चलेगा ना? हर कोई कुछ बोलो तो सही। सो गए क्या भाई? हाँ सर, गुड। ओके। तो मैं अब एक एक करके आपको वो दे रहा हूं, आप इसका पिक ले लीजिए। डेविएशन डिक्लेरेशन का आपने पिक लिया। ओके। इसके बाद पावर्स ऑफ नफरा टू इन्वेस्टिगेट, इसका पिक ले लो। लिया। ओके। उसके बाद पेनल्टी बाय नफरा, इसका आप पिक ले लो। सर ये जो डिक्लेरेशन है ना वो मेंबर्स देंगे ना? हाँ, मेंबर्स देंगे जो उसके मेंबर्स हैं नफरा के, आइदर फुल टाइम और पार्ट टाइम। सर ऊपर से थोड़ा सा रह गया, एक बार मैं ऊपर से ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब ये स्क्रीनशॉट्स को आपको लिख लेना है, क्योंकि अब भूख लगने लगी है यार एक्चुअली। अरे रब्बा। अरे अंगूठा दे दो अगर कर चुके हो तो, आगे बढ़ते हैं। दो छोटे छोटे से सेक्शंस और निपटाने भी तो हैं। अरे सुनते हो? चलो, कॉन्स्टिट्यूशन और एनएफआरए। एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में डालेगा, बहुत अच्छी बात है। फंक्शंस, इसके काम क्या होंगे? ये रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्मुलेशन एंड ले डाउन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और पॉलिसीज को रिकमेंड करेगा कि कैसे बनाए जाने चाहिए। मेंटेनेंस एंड एनफोर्स कंप्लायंस ऑफ द अबोव। तीसरी बात, oversee the quality of service of professions associate with ensuring compliance of such standards। इनका compliance हो रहा है कि नहीं। promote and awareness of above, यानी कि वही सब, और such other functions as may be prescribed। क्लियर है यार? ये नफरा का काम समझ में आ रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग पॉलिसीज को रिकमेंड करता है कि कैसे इनको बनाया जाए, सारी कहानियां, और इनका कंप्लायंस पे जोर कैसे दिया जाए। कंपोजिशन कौन होगा? चेयरमैन साहब होंगे जो केंद्र सरकार बैठाएगी। उनमें अक्कल होनी चाहिए, अकाउंट्स को लेके, ऑडिट को लेके, फाइनेंस को लेके, लॉ को लेकर इतनी अक्कल होना चाहिए, उसे चेयरमैन बना दिया जाएगा। 15 अदर मेंबर पार्ट टाइम फुल टाइम मेंबर होंगे। एक एमसीए का होगा, एक सेबी का होगा, एक सीजी का होगा, आरबीआई का होगा, आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब आएंगे। ये सब कौन होंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। दो खतरनाक फाड़ू बंदे रखेंगे अपन उधर, जो एक्सपर्ट होंगे अकाउंट्स और ऑडिट के। हर डिवीजन को, नफरा का जो भी डिवीजन होगा वो प्रिसाइडेड बाय चेयरपर्सन होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर फुल टाइम किसी फुल टाइम मेंबर को ऑथराइज कर दें तो वही फिर पीठासीन व्यक्ति हो जाएगा। डिक्लेरेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देंगे कि भाई साहब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। यहां पर बात करें, हम किसी सीए फर्म से ना तो अभी एसोसिएटेड हैं, अभी मतलब जब हम आपके साथ इधर बैठ के काम कर रहे हैं, तो ना तो किसी सीए फर्म के साथ हम एसोसिएटेड हैं, और ना ही यहां से छोड़ने के 2 साल बाद भी हम एसोसिएट रहेंगे। मैंने नहीं लिखा क्या? आफ्टर सीजिंग विद एनी 2 years, मैंने 2 साल नहीं लिखा, आप लिख लेना, आप ये 2 साल लिख लेना। नॉट टू बी एसोसिएटेड विद एनी फर्म आफ्टर सीजिंग नफरा, 2 साल तक नहीं रहेंगे हम। नफरा को छोड़ने के बाद भी 2 साल तक हम किसी सीए फर्म से एसोसिएट नहीं होने वाले। ये 2 साल इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, मैंने लिखना भूल गया था। पावर्स ऑफ नफरा तो इन्वेस्टिगेट, नफरा के बाद पावर्स है कि अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट, यानी मैंने बोला ना हमको डंडा लेके दौड़ा रहा है, या तो खुद से करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रेफरेंस दिया है। चलो ये कहानी खत्म होती है। इसके बाद आता है पेनल्टी ऑफ नफरा टू सीए। मैक्सिमम 5 गुने तक की, आपका फीस के 5 गुने तक फटका, या फिर 1 लाख रुपए। फर्म की बात करें 5 लाख। न सिर्फ ये, इतना ही नहीं, बल्कि 6 महीने तक आप ऑडिट नहीं कर सकते, जो कि मैक्सिमम 10 साल हो सकता है। आप स्टैट्यूटरी, अरे स्टैट्यूटरी छोड़ो साला, तुम इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, इससे संबंधित काम जो भी केंद्र सरकार बोलेगी वो नहीं कर सकते। और वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 247 जो ऑडिटर कर सकता था, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट भी नहीं बना के दे सकता। नफरा के स्कोप में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? तो लिस्टेड कंपनी आती है, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या इससे ज्यादा है, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से या इससे ज्यादा है, ऐसी कंपनी जिसका 500 करोड़ या इससे ज्यादा है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है वो कंपनी, या फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसे केंद्र सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कह देती है कि इसको भी देख लो, तो उसको भी देख लो जी। ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इन सभी कॉर्पोरेट्स की सब्सिडरी या एसोसिएट है, और टोटल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे पता चला कि वो जो छुटकी सी अपनी सब्सिडरी है ना, वो 100 करोड़ के धंधे में 30 करोड़ का धंधा तो उसी का है, यानी कि 20% या उससे ज्यादा अगर उसका प्रॉफिट या आमदनी निकल के आती है, नेटवर्थ निकल के आती है, तो ऐसा मान के चलेंगे अपन
कि ये भी, इस पर भी, ये भी इसके स्कोप में, इसके दायरे में आ जाएगी। इतना समझ में आता है तो दैट्स इट फॉर यू गाइस। सर फाउंडेशन की टाइमिंग क्या है? आप फाउंडेशन वाले हो क्या? फाउंडेशन बेटा कल मेरी क्लास 10 बजे होगी। फाउंडेशन वाले अगर हो आप तो फाउंडेशन 10 बजे से स्टार्ट होगा, 10 से 11:15 लॉ रहेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके पीछे पीछे फॉलो होता जाएगा सब, ठीक है। ऑडिट अकाउंट्स की बात करें तो साहब इसके अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाएंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की से सलाह लेकर उसके कंसल्टेशन में किए जाएंगे। अच्छा बना लिए, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, उसके बाद ऑडिट करा लो, इसकी काग ऑडिट कर जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा? सर ऑडिट रिपोर्ट होगी, अकाउंट्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, एनुअल रिटर्न होंगे, ये सब केंद्र सरकार के पास अपन दे देंगे, और केंद्र सरकार क्या करेगी? इन कागजों को इसके पास रखेगी संसद के दोनों सदनों के समक्ष, इन lay down in front of both houses of parliament, दोनों सभाओं के समक्ष ये रख दिया जाएगा, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? आपका नफरा। नफरा में जितना लिखा है उतना तैयार करने की जरूरत है। बोर्ड रिपोर्ट वाले सेक्शन में अपन ने 3 चीजें लिखी हैं, उतना तैयार करने की जरूरत है। और आपका CSR में हमने जितना लिखा है उतना तैयार करने की जरूरत है। बाकी कल जो हमने पढ़ा वो पूरा तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपन ने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो पूरा तैयार करने की जरूरत है। ये 3 क्योंकि बड़े बड़े, एक्चुअली ये चैप्टर 90 पेजेस का होता है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ये पेजेस देखते हैं इसमें घुसते ही नहीं है, इतने सारे पेजेस देख के इसमें घुसते ही नहीं है। अब अपनी किस्मत पे ही अगर पत्थर पड़े होंगे तो बात अलग है कि जो छोड़ के जा रहे हैं उसी में से पूछ लेंगे। वैसे 99% उम्मीद है कि जितना डिस्कशन किया उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर से जितना डिस्कशन किया उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, 99% उम्मीद तो यही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार फिर, किस्मत वाला सीन भी होता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा, वो फिल इन द ब्लैंक में कुछ भी तो डाल सकते हैं यार। एक लाइन देंगे, जो लाइन छोड़ी साला, अरे छोड़ी क्या, हमने पकड़ भी ली लेकिन वहां दिमाग में छूट गई, तो फिर वो फिल इन द ब्लैंक में क्या घुसेड़ने गया अपने को क्या मालूम रहा, चिड़िया उड़ खेल, कुछ भी आता है उधर। क्लियर है क्या? अब 2 सेक्शंस बचे हैं आपको। सेक्शन नहीं बचे हैं एक्चुअली, टाइम पास बचा है। एक सेक्शन 133 सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये लाइन में ही खत्म है, जो लिखा है बस वही है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, central government to prescribe accounting standard as recommended by ICAI. ICAI जो रिकमेंड करेगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केंद्र सरकार, या जो इसके अडेंडम्स हैं, एडेंडम क्या होता है, मतलब अमेंडमेंट्स, जो भी अमेंडमेंट्स हैं या ऐड की गई चीजें हैं या नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ला रहा है, न सिर्फ ये बल्कि एडेंडम्स भी, जो अच्छा आईसीआई को क्या ख्वाब आएगा कि ऐसे रिकमेंड कर देगी? नहीं, आईसीआई आफ्टर कंसल्टेशन विद नफरा, कंसल्टेशन प्लस रिकमेंडेशन फ्रॉम नफरा। नफरा कौन है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इनसे ये बातचीत करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको अमेंडमेंट्स आते हैं, सेक्शन 133 इज ओवर, खत्म। एक सेक्शन है 129A, ये कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं होता था ये पोर्शन, इवन 2013 आया उसके बाद में आके हमें ये इसमें घुसेड़ा है। पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, PERIODICAL फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फटाफट से अंगूठा दे दो, सेक्शन 133 ओके है क्या? फटाफट से अंगूठा दे दो, सेक्शन 133 ओके है क्या? अरे वाह, डन 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 डन, अंगूठे पे अंगूठे तो आ ही चुके हैं। सर ये जो डिक्लेरेशन ही तो हो गया था। डन सर, डन सर। सर फाउंडेशन के टाइमिंग बेटा बताया ना आपको, फाउंडेशन का टाइम। अच्छा आप अलग हो क्या? ओके
चलिए सेक्शन 133 क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अडेंडम देयर टू, कि कैसे करेंगे वो प्रिस्क्राइब, एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई, आईसीआई को क्या ख्वाब आएगा, नहीं, वो क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, जो नफरा ने रिकमेंडेशन दिए हैं उसके साथ बैठ के कंसल्टेशन करके फाइनल करके ऊपर चढ़ा देगा, केंद्र सरकार को बोलेगा चलो जी छाप दो आपके ऑफिशियल गैजेट में, नई चीज आ गई है, नई चीज, ओके खत्म। सेक्शन 129 ए ये कहता है कि साहब लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं वो इंतजार नहीं करती साल का। भाई एक पूरा साल खत्म होगा, प्रैक्टिकली सोचो, मान लो कोई गड़बड़ होती है साल के दौरान, अगर उसे उसी समय संभाल लिया जाए तो अच्छी बात है। अगर हम इंतजार करेंगे कि चलो साल खत्म हो, साल खत्म होते 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 तो गड़बड़ एक मिस स्टेटमेंट मटीरियल बन जाता है, अगर वो साल भर हो ही रहा है। अगर हर महीने अगर अपन उसको चेक करते रहे और उस गड़बड़ को गड़बड़ ना रहने दे तो मिस स्टेटमेंट ही रह जाएगा, मटीरियल नहीं हो पाएगा। तो लिस्टेड कंपनी में तो ये रिक्वायरमेंट है कि भाई पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, साल साल के मत बनाओ, क्वार्टरली बना लो। क्या ली, क्वार्टरली, हर 3 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, हर 3 महीने में इसकी ऑडिट भी करा लो, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिव्यू। ये लिस्टेड कंपनीज में तो था ही सही। अब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कुछ कंपनियां प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, अभी बताया नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, उनको भी क्या करना है, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये पीएफआर मतलब पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको बनाने हैं और बना के उनका ऑडिट करवाना है, जैसे क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, तो जनरली क्वार्टरली होता है। अच्छा, हर क्वार्टर के एंड में आप ऑडिट सब कुछ अगर करा रहे हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आरओसी को 30 डेज के अंदर उसके मुंह पे भी मारो। सीधी सी बात है यार, हर जगह आरओसी 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 आरओसी, क्यों आरओसी, प्रैक्टिकली सोचो, समझने की कोशिश करना। सरकार ने कहा कि एक कंपनी तुम्हें, सर हमें कि सबको, नहीं नहीं तुम्हें हमने प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो तुम्हें साल के साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, हर क्वार्टर में बनाने हैं, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको बताने हमें कि हर क्वार्टर में कितना पैसा बना ले रहे हो आप। हाँ सर बनाते हैं ना, बना ली। तुमने बनाया नहीं, बनाया ना सर, तो सरकार कह रही हमको कैसे पता चलेगा तुमने बनाया, तो सर आपको बता देते, तो जैसे ही क्वार्टर खत्म होना हमें बता देना हो, तो हर क्वार्टर खत्म होने के बाद सरकार बोले सरकार हमने बना लिए, सरकार बोलेगा अच्छा ठीक है, सरकार हमने बना लिए। ये सरकार कौन है, सरकार ने पट्टा बैठा रखा है वहां पे एक आरओसी, जो भी सरकार की रिक्वायरमेंट पे इधर लिखते ना कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा, सारे कागज सरकार के बंदे, वो पट्टा बैठा रखा उसको दे दो आरओसी को, इसलिए हर कागज आरओसी के पास जाता है। हमने कर लिया, किसे पता चला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आरओसी को पता चलेगा, मतलब सरकार को पता चलेगा, और सरकार को पता चलेगा कंप्लायंस हो गया। हमने बोला था 3 महीना, उसे किया 3 महीने में। कागज क्यों दे रहे हैं आरओसी को, ताकि सरकार को कंप्लायंस। बात समझ में आ रही है, हर जगह आरओसी आरओसी क्यों है, कहानी को अंदर से समझेंगे ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी कि क्यों दे रहे हैं आरओसी। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो अंगूठा दिखा दो। तो अब मैं कह सकता हूं कि चैप्टर खत्म हो गया और अच्छे से खत्म हो गया। तो ये जो बोरिंग पोर्शन था ना इसका, सीएसआर हो गया या फिर नफरा हो गया या फिर सीएसआर नफरा, बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, तो बच्चे लोग बोलते हैं बहुत बोरिंग है, इन्हें तैयार करना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली मुश्किल हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट तो यार मैंने उसको पूरा टेक्निकल तरीके से लिया है आपको, तो उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आता है, अगर लिखने को मिलता है ना तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो भाई बिल्कुल ये मान के चलो कि जो बोथ ग्रुप तैयार कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो अब एक्चुअली
आज हमें और भी वो करने थे, क्वेश्चंस करने थे। मैं थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब हम्म, बहुत सारे बच्चों के पास वो क्वेश्चन शीट्स ही नहीं पहुंची हैं कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को कि साहब वो नोट्स भेज दो मुझे, मेरे को शीट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो आज का मैं समय और दे रहा हूँ कि जिन जिन के पास शीट्स नहीं है, क्वेश्चन शीट्स नहीं है, वो क्वेश्चन शीट्स आप मेरे से पर्सनली मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। और सर एक टिप दे दो, किस चीज़ की टिप चाहिए बेटा? तो फिर अपन क्वेश्चन शीट सबके पास होंगी तो वो करेंगे। एक मीटिंग्स की क्वेश्चन शीट उन लोगों, कुछ लोग के पास तो है जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बाद में जुड़े हैं और मीटिंग खत्म कर चुके हैं वो भी क्वेश्चन शीट वहां से निकाल लें। डिविडेंड की क्वेश्चन शीट, डिविडेंड तक जो पहुंच गए हैं। तो मैं ऐसा कर लूँ क्या कि अपन सर फुल फ्लेजेड नोट्स दे दो, बहुत बढ़िया। फुल फ्लेजेड नोट्स मैंने आपको दे देने हैं, लेकिन मैं आपसे ये अपेक्षा रख रहा हूं कि आप मॉड्यूल को भी करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है पिछले 2 अटेम्प्ट से मॉड्यूल को बहुत प्रेफरेंस दे रही है आपका क्वेश्चन पेपर बनाते समय। और वो जो जवाब होता है, जवाब की लैंग्वेज भी वो मॉड्यूल को प्रेफर करती है। तो मेरी ऐसी कोशिश है कि मैं आपको मॉड्यूल की, मतलब मैं डिस्कशन मॉड्यूल के हिसाब से अब करने लगा हूँ और उसी की सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इतना इतना गहरा डिस्कशन कर लें हम कि मॉड्यूल की लैंग्वेज आपको ऐसे लगे कि यार दुनिया के कोई नोट्स ये मॉड्यूल से आसान हो ही नहीं सकते। मॉड्यूल सबसे आसान है, तो मॉड्यूल को अपन आसान बना दें। तो कोशिश ये कर रहे हैं जहां पर मॉड्यूल टेढ़ा होगा वहां पे मैं आपको कागज बना के दूंगा, तो फुल फ्लेजेड नोट्स मैं आपको नहीं देने वाला हूं इस सेशन के लिए। क्लियर है? हाँ, जहां पर हैंड रिटन नोट्स मुझे आपको देना, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जरूरी है, मैंने आपको दिए हैं। जहां आगे जरूरी समझूंगा कि यार आपको हैंड रिटन नोट्स देने जरूरी होंगे, या फिर मैं ड्राफ्ट करके देना जरूरी समझूंगा, या फिर मैं आपको कह दूंगा भाई मॉड्यूल से करो, तो जैसे जैसे निर्देश आपको मिलेंगे बेटा वैसे वैसे आप फॉलो करते जाना। ठीक है? तो अब हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्वेश्चन शीट नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो सबके पास क्वेश्चन शीट्स नहीं है, क्वेश्चन शीट हो जाए। दूसरा रीजन ये है बहुत जोर से भूख लगी है यार, है ना, और फिर दवाई भी लेनी है, खाली पेट लेनी नहीं है। तो फिर इसके लिए हम आज का सेशन यहाँ पे छोड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कल, अगर कोई नया चैप्टर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कल हमने नया चैप्टर नहीं लिया, कोई छोटा मोटा कोई टुकड़ा अगर हमने पकड़ा ना, तो उस टुकड़े के साथ हम मीटिंग्स के क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मीटिंग्स की शीट तो सबके पास पहुंच चुकी है। तो अच्छा चलो अनाउंस करते हैं, कल हम मीटिंग्स का पूरा क्वेश्चन शीट अपन खत्म करेंगे, सिर्फ मीटिंग्स का क्वेश्चन शीट पूरा खत्म करेंगे। मीटिंग्स के कुछ पोर्शन हमारा रह गया था डिस्कस करने से। नहीं 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 नहीं, मीटिंग्स का नहीं रह गया था, मीटिंग्स के पहले कुछ सेक्शंस थे एनुअल रिटर्न्स को लेकर। तो 4-5 सेक्शन बाकी हैं, 4-5-6 सेक्शंस मीटिंग चैप्टर से पहले के, कुछ रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्स को लेकर या फिर एनुअल रिटर्न्स को लेकर कुछ सेक्शंस अपने रह गए थे 5-6। मुश्किल से 1 घंटे का डिस्कशन होगा और उसके बाद 1 घंटे में हम क्वेश्चन शीट अपन खत्म करेंगे मीटिंग्स की। ठीक है? कल की टाइमिंग क्या होगी? कल की टाइमिंग अभी तो मैं अगर आपको बताऊं तो 3 से स्टार्ट कर देंगे अपन। जो अपन 4 बजे स्टार्ट करके 5:30 खत्म करते थे, 5:45 खत्म करते थे, अब 3 से 5:30 5:45 यानी कि हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे। उसके बाद मीटिंग्स के क्वेश्चन जितनी देर में खत्म हो जाएंगे उतनी देर लेंगे। तो कल का हमारा एजेंडा जो रहेगा, मॉड्यूल 2 कंप्लीटली कंप्लीट हो गया ऐसा हम कह पाएंगे कल का दिन खत्म करने के बाद। क्लियर है? चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। हाँ, थकान हो जाती है जी बहुत सारी ना। चलो अब मैं जाऊं, ओके बाय। ऑल द रजनी फैंस, थैंक यू जी, थैंक यू जी।